हेलो नमस्कार। मैं पूर्वांक, बहुत बहुत स्वागत है आपका आभा ऑनलाइन एकेडमी में। तो फाइनली एसएससी जीडी का जो फॉर्म है ऑन टाइम आ गया है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो भी डिटेल्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, कितनी वैकेंसी है, फ़ी कितना रहने वाला है, फॉर्म फ़ी, एग्ज़ामिनेशन का जो पैटर्न है वो कैसा रहने वाला है, एज लिमिट कितना रहने वाला है, फॉर्म को कौन कौन सा अप्लाई कर सकता है, इन तमाम जो जानकारी है उस पे हम बात करने जा रहे हैं। तो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारी डिटेल्स पे बात करते हैं। हम सबसे पहले बात करें कि फॉर्म जो है कब से कब तक भरा जाएगा। तो आपका फॉर्म जो है आज ही आया है, यानी 24/11/2023 से 31/12/2023 तक भरा जाएगा। अगर बात करें, आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका जो रिसिप्ट है वो लास्टली कब तक निकाल सकते हैं, तो 31/12/2023 को रात्रि 11 बजे तक निकाल सकते हैं। अगर बात करें लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, यानी लास्ट डेट फ़ी पेमेंट की कब है, तो 1/1/2024 रात्रि 11 बजे तक। अब बात करते हैं करेक्शन के लिए इन्होंने कितना समय दे रखा है। तो करेक्शन के लिए इन्होंने 2 दिन का समय दे रखा है, यानी 4/1/2024 से लेकर 6/1/2024 तक आपका करेक्शन का जो है टाइम दे रखा है। यानी आपके फॉर्म में किसी भी टाइप का कोई गलती है जिसको आप सुधार सकते हैं, जब वो नोटिफिकेशन निकालेंगे उस टाइम आपको बता देंगे। वो ऐसा आप करेक्शन कर सकते हैं कब तक, रात्रि 11 बजे तक। बाकी इन्होंने जो टेंटेटिव डेट दे रखा है आपका सीबीटी का, यानी जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा वो कब लेंगे ये, तो फरवरी मार्च 2024 तक का इन्होंने टेंटेटिव डेट बताया है। ये जो है वेरी भी कर सकता है, आगे भी बढ़ सकता है, पीछे भी आ सकता है। अब आगे बात करते हैं कि आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी पे। अगला जो आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपका सैलरी कितना रहने वाला है। तो अगर सैलरी की बात करें तो आपका जो सैलरी है 21,700 से लेकर पे लेवल 3 के अंदर 69 तक रहने वाला है। यानी ये प्रमोशन के हिसाब से आपका सैलरी बढ़ते रहेगा। इसके अलावा अलग जो है ना, अलग से जो भी अलावेंस मिलता है वो भी। वैकेंसी कहाँ कहाँ पे आई है और कितनी आई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मेल और फीमेल के लिए अलग अलग वैकेंसी है। यहाँ पे मेल के लिए जो टोटल वैकेंसी है वो कितनी है, 23,347। और फीमेल के लिए कितनी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2,799, यानी 2800 के आसपास फीमेल के लिए वैकेंसी है। और मेल के लिए कितनी वैकेंसी है, मेल के लिए है 23,347 वैकेंसी। वैकेंसी काफ़ी बड़ी है। अगर ग्रैंड टोटल की अगर बात करें तो ग्रैंड टोटल कितनी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो टोटल वैकेंसी है मेल और फीमेल की, यहाँ पे 26,149, सॉरी 146। इधर कहाँ कहाँ पे है कि अगर डिपार्टमेंट की बात करें तो बीएसएफ के अंदर है, उसके बाद सीआईएसएफ के अंदर है, सीआरपीएफ के अंदर है, एसएसबी के अंदर है, आईटीबीपी के अंदर है, और जो असम राइफल है उसके अंदर भी है, और एसएसएफ के अंदर भी है। बाकी आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा कि किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी है। आगे हम बात करें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, तो आपका जो अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो नेशनैलिटी है वो का क्या होना चाहिए। तो जो कैंडिडेट है सिटीजन ऑफ इंडिया का होना चाहिए। बाकी एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो है मिनिमम आपका 18 साल और मैक्सिमम जो है 23 साल होना चाहिए। कब तक, 1/1/2024 तक। अगर आप 1/1/2024 तक 18 साल के हैं, या आपका जो मैक्सिमम एज है 23 साल तक है, तो ही आप भर सकते हैं। अगर इससे अगर कम है या इस डेट पे अगर ज़्यादा हो जाता है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। इन्होंने बेसिकली ये बता रखा है कि 2/1/2001 से लेकर 1/1/2006 के बीच में जो है ना, अगर आपका जन्म हुआ है तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के लिए आप देख सकते हैं, एससी के लिए 5 साल का है, ओबीसी के लिए जो है यहाँ पे 3 साल का है, एक सर्विसमैन के लिए 3 साल का है। यहाँ पे जो है जो फ्रीडम फाइटर के जो बच्चे हैं उनके लिए 5 साल का है। चिल्ड्रेन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किल्ड इन
यानी ये उसके लिए फ्रीडम फाइटर के लिए नहीं है। जो 1984 का जो राइट्स हुआ और 2002 का जो दंगा हुआ गुजरात के अंदर, अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के अंदर जो आते हैं उनको 5 साल का, और उसके बाद जो है यहाँ पे ओबीसी वाले जो कि 1984 और 2002 का जो दंगा हुआ है उसमें अगर उनके माता पिता का अगर डेथ हुआ है या दादा दादी का, तो उनको 8 साल का जो है ओबीसी वालों को छूट मिलने वाला है। चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम को 10 साल के लिए मिलने वाला है, अगर ये SC ST के अंदर आते हैं तो। बाकी और अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें यहाँ पे, तो आपका अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आप नीचे आएंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की है। आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसका भी जो मानदंड है उन्होंने 1/1/2024 रखा है। यानी अगर आप 1/1/2024 तक मेट्रिकुलेशन अगर कर रखे हैं, यानी 10th अगर पास हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इन्होंने साफ साफ बता रखा है कि अगर आपके पास इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो आपको अप्लाई करने की, अगर आपके पास अगर इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर नहीं है जो इन्होंने मांग रखा है, तो आप जो है इस फॉर्म को ना भरें, वही अच्छा है। ठीक है। बाकी यहाँ पे इन्होंने बताया कि अगर जो कैंडिडेट है उसके पास मैट्रिकुलेशन या 10th क्लास का जो एग्जामिनेशन फॉर्म है, किसी रेगुनाइजेशन जो बोर्ड है, यूनिवर्सिटी है, उससे अगर उन्होंने मैट्रिक किया है तो या उसके इक्विवेलेंट है, तो उसको ये फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये तो रहा आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे, अगर किसी ने एनसीसी कर रखा है, अगर एनसीसी के अंदर किसी को के पास सी सर्टिफिकेट है तो 5% को उसको मैक्सिमम मार्क्स मिलने वाला है। अगर बी सर्टिफिकेट है तो 3% का, अगर ए सर्टिफिकेट है तो वो 2% का। यानी जो भी बच्चे जो कि एनसीसी का कोई भी कोर्स किए हुए हैं तो उनको पता होगा इसके बारे में। आगे बात करें, इन्होंने बताया कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई के लिए आप जो इनका ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.nic.in, इस पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो 100 रुपये का है। और यहाँ पे जो कैंडिडेट SC से ST से है और एक सर्विसमैन से है, उनको फ़ी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको किसी भी टाइप का कोई भी फ़ी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप पेमेंट जो है ऑनलाइन मेथड से भी कर सकते हैं। आगे हम बात करें करेक्शन के लिए, इन्होंने बताया कि आप क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 3 दिन का जो समय मिल रहा है, 4/1/2024 से लेकर 6/1/2024 तक, रात्रि के 11 बजे तक, 3 दिन का। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, अगर आप अपने फॉर्म में जो है अगर रीसबमिशन एक बार कर देते हैं, यानी पहली बार अगर आप करेक्शन करते हैं तो आपको 200 रुपये का चार्ज लगेगा। अगर आप दोबारा करते हैं तो आपको 500 रुपये का सीधा सीधा यहाँ पे इनके कहने का मतलब है करेक्शन चार्ज लगेगा। तो इसलिए आप जब भी फॉर्म भरें तो अच्छा से फॉर्म भरें, ध्यान से फॉर्म भरें, ताकि आपको करेक्शन के टाइम 200 रुपये का पहली बार ना लगे, और जब करेक्शन कर रहे हो उस टाइम भी ध्यान से भरिएगा, ताकि आप फिर से जब करेक्शन करने जाए तो 500 रुपये का आपको चार्ज ना लगे। ये भी आप ऑनलाइन माध्यम से जो है ना पेमेंट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन का आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी सेंटर सब है, सेंट्रल रीजन के अंदर है, ईस्टर्न रीजन के अंदर है, फिर इधर आपको कर्नाटका केरला रीजन के अंदर आता है, फिर मध्य प्रदेश रीजन का है, फिर यहाँ पे आपको नॉर्थन ईस्टर्न रीजन का है, फिर यहाँ पे नॉर्थन रीजन का है, फिर यहाँ पे नॉर्थन वेस्टर्न रीजन का है, फिर यहाँ पे साउथर्न रीजन का है, फिर इधर आपका वेस्टर्न रीजन का है। तो ये यहाँ पे इन्होंने 9 जोन में बांट रखा है। आपका जो भी एग्ज़ाम का सेंटर है वहाँ पे आप देख लीजिएगा अपने लोकेलिटी के हिसाब से या अपने सहूलियत के हिसाब से, इन 9 रीजनों में कहीं पे भी आप अपना सेंटर चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे अब बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। आपका एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड होगा, और यहाँ पे जो है ना आपको 80 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और हर एक क्वेश्चन जो है ना आपका कितने मार्क्स का रहने वाला है, 2 मार्क्स का रहने वाला है।
60 मिनट का आपका एग्ज़ाम होगा और उसमें आपको 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल जो आपका है 60 मिनट का एग्जामिनेशन होने वाला है और इसके अंदर जो है आपका 80 क्वेश्चन रहने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जनरल रीजनिंग है, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, उसका 20 क्वेश्चन, उसके लिए 40 मार्क्स आपको मिलेंगे। फिर उसके बाद पार्ट बी के अंदर आपका जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस जीके जीए है, ये भी 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए। फिर उसके बाद एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के अंदर 20 क्वेश्चन और उसके लिए भी 40 मार्क्स। और यहाँ पे इंग्लिश हिंदी का जो है कंबाइंड 20 क्वेश्चन और उसके लिए 40 मार्क्स। यानी टोटल आप अगर देखें तो 80 क्वेश्चन है, उसके लिए आपको 160 नंबर का वेटेज मिल रहा है और यहाँ पे आपको 60 मिनट जो है ना समय मिल रहा है। फिर यहाँ पे अगर बात करें तो आपका जो क्वेश्चन पेपर्स है ऑब्जेक्टिव है, मल्टीपल चॉइस है और कंप्यूटर बेस्ड है, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश में, और उसके बाद 13 जो रीजनल लैंग्वेज है उसके अंदर आएगा। तो आप देख लीजिएगा इन 13 रीजनलों में से अगर किसी भी आप रीजन से आप बिलोंग करते हैं तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है, आपको बता दें 1/4, यानी अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपको उसके लिए 0.25 मार्क्स जो है ना, उसके लिए आपको 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। या अगर आपका 4 गलत होता है तो उसके लिए एक सही जो क्वेश्चन है वो काट लिया जाएगा, यानी 1/4। फिर आपका अगर बात करें और इम्पोर्टेंट पॉइंट की, तो यहाँ पे इन्होंने सिलेबस को अच्छा से थोड़ा डिस्क्राइब कर रखा है कि जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है उसके अंदर ये क्या क्या पूछेंगे। तो एनालिटिकल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपसे एनालॉजी पूछा जाएगा, सिमिलरिटीज़ पूछा जाएगा, डिफरेंस पूछा जाएगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी क्लासिफिकेशन है, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज हो गया, नॉर्मल सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, एक्सेट्रा। यानी रीजनिंग के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पजल भी आप ले लीजिएगा, सिटिंग अरेंजमेंट भी ले लीजिएगा, ये सब आपसे पूछा जाएगा। जो यहाँ पे एक्सेट्रा इन्होंने लगा दिया, इसका मतलब है कि ये आपसे कुछ भी पूछ देंगे। जीके जीएस में बस वही है आपका, जो भी कंपोनेंट्स है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक की रिसर्च एक्सेट्रा। यानी आपको सीधा सीधा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जो जनरल साइंस के साथ आपका जो करंट अफेयर है उस पर भी आपका पकड़ मजबूत होना चाहिए। तो आप ये सब जो है अच्छा से पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स के अंदर आपसे नंबर सिस्टम हो गया, डिसिमल एंड फ्रैक्शन हो गया, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिक्स, ठीक है, ऑपरेशंस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। यानी मैथमेटिक्स के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइम एंड वर्क्स हो गया, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। यहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश हिंदी के लिए आपका जो है 10th क्लास तक का जो भी आप पढ़ते हैं ना हिंदी इंग्लिश, वहीं से आपका सवाल आने वाला है। अब आगे हम बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट, यानी पीएसटी और पीईटी की। तो देखिए यहाँ पे आपका जो पीईटी होगा यानी फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट, उसके अंदर जो है आप अगर मेल कैंडिडेट है तो आपको 24 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर का जो है ना दौड़ कंप्लीट करना है। और ये जो है अगर आप लद्दाख से नहीं है, आप लद्दाख से छोड़ के अगर किसी भी एरिया से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये है 24 मिनट में 5 किलोमीटर। अगर फीमेल है आप लद्दाख छोड़ के अलग जगह से, तो आपको 8 मिनट में 1 पॉइंट जो है 8.5 मिनट में यहाँ पे आपको 1.6 किलोमीटर का रेस कंप्लीट करना पड़ेगा, अगर आप लद्दाख से नहीं है तो। अगर आप लद्दाख से बिलोंग करते हैं तो आपको 7 मिनट में मेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर जो है वो कंप्लीट करना है, और फीमेल को 5 मिनट के अंदर 800 मीटर का जो रेस है उसको कंप्लीट करना है। तो ये रहा आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। यहाँ से जो पास होगा उसको जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए? अगर आप मेल है तो आपकी हाइट 170 होनी चाहिए, अगर आप फीमेल है तो आपकी जो हाइट है 157 होनी चाहिए। और कुल कुछ लोगों को रिलैक्सेशन है इसके अंदर, देख लेते किनको किनको रिलैक्सेशन है। तो अगर एसटी से है तो मेल अगर है तो उसको 162.5
मेल का हाइट होना चाहिए और फीमेल का 150 होना चाहिए। अगर आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर एसटी है, तो आपको 157 जो है मेल के लिए होना चाहिए हाइट, और 147.5 जो है फीमेल का होना चाहिए। वहीं अगर आप एसटी हैं एंड लेफ्ट विंग एक्सट्रीम अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है, जहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, यानी आप बहुत ही पिछड़े वर्ग से आते हैं, नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी अगर आप ऐसे जगह से आते हैं, अगर शेड्यूल ट्राइब्स है, तो वहाँ पे आपकी जो हाइट होनी चाहिए, उन कैंडिडेट के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फीमेल की जो हाइट है 147.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो गढ़वाल से है, कुमाऊँ से है, डोगराज से है, मराठास से है, यहाँ के जो कैंडिडेट है उनके लिए जो है 165 मेल के लिए है, और 155 जो है फीमेल के लिए है। यानी ये वो लोग हैं जिनको एज रिलैक्सेशन सॉरी हाइट का जो है रिलैक्सेशन मिल रहा है। बाकी जो नॉर्मल है उनको 170 और 157 जो है फीमेल के लिए। फिर यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट जो है, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश जो है, सॉरी मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, यहाँ से अगर आप है, तो यहाँ के कोई भी कैंडिडेट है जो कि ईडब्ल्यूएस ओबीसी जनरल से, उसको 162.5, और फीमेल के लिए 152.5। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं, गोरखा टेरिटरियल एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर से अगर कोई है, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से, दार्जिलिंग, किम्पोंग, यानी वेस्ट बंगाल के कुछ इलाका का नाम है, तो उस जगह के जो कैंडिडेट हैं उनकी अगर हाइट 157 है मेल की, और 152.5 अगर फीमेल की है, तो वो एलिजिबल है। तो ये तो रहे कुछ आपके रिलैक्सेशन वाले लोग। इसको देख लीजिएगा आप वीडियो पॉज करके कि हाँ, इसमें से आप कहाँ पे बिलोंग करते हैं। चेस्ट के लिए है, मेल के लिए अगर आप नॉर्मल अपना चेस्ट अगर नपवाते हैं तो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर उसको अगर मैंने फुला के अगर बात करें एक्सपेंशन के साथ, तो 5 सेंटीमीटर का उसमें फुलाव आना चाहिए, यानी 85 है या उससे ज़्यादा है, तो आप जो है इस टेस्ट को पास कर जाएंगे। अगर उससे कम है तो आप पास नहीं करेंगे। फिर यहीं पे रिलैक्सेशन की बात करें तो आप देख लीजिएगा, कुछ कैंडिडेट को 76 चाहिए, और मिनिमम जो एक्सपेंशन है फुला के, यानी फुला के 81, और बिना फुलाए 78 कुछ कैंडिडेट का, जो कि गढ़वाल वगैरह से बिलोंग करते हैं, और फुला के 83, और नॉर्थ ईस्ट से अगर कोई है तो 77, और फुला के जो है 82। फीमेल कैंडिडेट का कोई भी इस टाइप का टेस्ट नहीं होने वाला है। अब बात करें वेट की जो है, तो वेट जो है हाइट के और एज के हिसाब से वेट होना चाहिए, जो कि मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर है। अगर उससे कम है तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, मेडिकल एग्जामिन का आप देख सकते हैं यहाँ पे। एनेक्सर 4 भी देख लीजिएगा, एनेक्सर 5 भी देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या क्या मांग रहा है, किस टाइप का। बाकी और नीचे आए तो और क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए, यहाँ पे एग्ज़ाम अगर देने जाए तो आधार कार्ड जो है, उसके बाद वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ये सब होना चाहिए। सिलेक्शन के लिए अगर आप पीटी देते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, तो अनरिजर्व को मिनिमम 30% आना चाहिए, तभी वो मेरिट लिस्ट में आएंगे। फिर उसके बाद अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है तो 25%, और जो अदर कैंडिडेट है, एससी एसटी या अदर, उनको जो है 20% आएगा, तो वो मेरिट लिस्ट में आएंगे। यानी मेरिट लिस्ट में आने के लिए मिनिमम अनरिजर्व को 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 25%, और ऑल अदर जो कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको 20%। यहाँ पे जो है एनसीसी वालों को जो 5% का एक्स्ट्रा मिलने वाला था, उसको यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा। बाकी यहाँ पे है बर्थ के हिसाब से, अगर बहुत से कैंडिडेट का अगर सेम अगर आ जा रहा है, तो उनका जो बर्थ है उसके हिसाब से उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। जैसे सबसे पहले बीएसएफ में मिलेगा, फिर उसके बाद सीआईएसएफ, फिर उसके बाद सीआरपीएफ, फिर एसएसबी, फिर आईटीबीएफ, आईटीबीपी, फिर उसके बाद जो है असम राइफल, फिर एसएसएफ के अंदर होगा। ठीक है। और जो कैंडिडेट जो है कंप्यूटर टेस्ट, उसके बाद जो है फिजिकल इफिशिएंटी टेस्ट, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन को पास करेगा, उन्हीं को फाइनल मेरिट लिस्ट में
जो है ना उनका नाम दिया जाएगा। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये रहा आपका कुछ इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट्स, जो कि आपके एग्ज़ाम के पहले आपको पता होना चाहिए कि हाँ, आपको फॉर्म भरने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या आपको ज़रूरत है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई भी कमेंट इस वीडियो से रिलेटेड है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, आपके डाउट को हम क्लियर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।